कैसे हैं हम लोग? कैसे आना हुआ? बढ़िया है रियली। मेडिकल के कितने बच्चे हैं? एसएमसी डीएमसी वालों ने धक्का मार के निकाला जब ही आए ना? एडमिशन नहीं हुआ ना? ट्राई नहीं की? तो फिर डबल ए वन में क्यों नहीं आए, डबल ए सिक्स में क्यों आए? क्यों किया लेट ज्वाइन? पहले टेस्ट की तैयारी की होगी ना? नहीं की? किसी ने की? सच सच बताओ मुझे। देखो डॉक्टर से और टीचर से ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंजीनियरिंग वाले बच्चे कौन कौन है? एनईडी ट्राई नहीं की? की ट्राई, टेस्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ, हो गया तो फिर गए क्यों नहीं? क्यों? तो फिर टेस्ट क्यों दिया? दिल चाह रहा था। हाँ भाई, एनईडी का टेस्ट दिया, फिर क्लियर नहीं हुआ, क्यों? कितनी परसेंटेज है सेकेंड ईयर में? 78, गुड। और किसी एनईटी का टेस्ट दिया? अच्छा सच सच बोलो मुझसे, फिर मैं देखो तुम्हें आखिर में बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। बोलो मतलब कि सर यस मैं डॉक्टर बनना चाहती थी सर, लेकिन नहीं बन पाई सर, कोई मसला नहीं है। तो मुझसे ऐसा बोलो, सच सच बताओ, फिर मैं तुम्हें देखो मोटिवेट करूंगा बहुत अच्छा, फिर मैं तो बताऊंगा तुम यहाँ पे क्यों आए। अच्छा, इतना इतना कमजोर माइंड के किसी ने भी बोला कुछ? अभी मैं अभी मैं सीए की बुराइयां करना शुरू कर दूं, माइंड चेंज हो जाएगा? ऐसा हो सकता है ना भाई? बॉयज में से बताओ किसी का इंजीनियर बनने का इरादा था? दिया नहीं डी का टेस्ट? नो वन। कौन है ऐसे जो मतलब सर मैं पहले से सोचकर बैठा हुआ था जब मैं मैट्रिक में था या जब मैं इंटर में था कि मुझे सीए करना है? कोई है ऐसा? वेरी गुड, शाबाश। कोई इंस्पिरेशन? कौन थी इंस्पिरेशन? भाई बहन? कौन था? बड़े भाई, बड़े चार्टेड अकाउंटेंट है भाई? क्या क्लियर किया उसने? जबरदस्त। कजन है, वेरी गुड। मोबाइल? मोबाइल? मोबाइल इंस्पिरेशन है? चलो दैट्स वेरी गुड। अच्छा पता है मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने एसएमसी और डीएमसी और आपने कुछ भी ट्राई किया एनडी वगैरह तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। सर कोशिश की थी सर, डॉक्टर बनना चाहते थे सर, नहीं बने तो अब क्या करें सर? पहले अब हमारी मर्जी चल रही थी, अब अल्लाह की मर्जी चल रही है सर, अल्लाह की मर्जी से यहाँ बैठे हुए सर, है ना? और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जो करते हैं और जिसके लिए करते हैं आपको पता है वो बहुत बेहतरीन होता है। सर अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो शायद इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, या नहीं होती जितना मैं शायद चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद होंगे। तो अगर कोई कुछ कहे ना, जैसे मैंने आके बोला था क्या हुआ बेटा एसएमसी वालों ने धक्के मार के निकाल दिया जब ही यहाँ पर आयो, तो उसको जवाब पता है क्या देना है? बोलो मेडिकल से कर लिया इंटर, इंजीनियरिंग से कर लिया इंटर ताकि मैथ्स अच्छी हो जाए मेरी, मेडिकल से कर लिया इंटर ताकि रट्टाफिकेशन अच्छा हो जाए मेरा। मेडिकल वालों को डायग्राम तक याद होती है माशाल्लाह से, डायग्राम कैसे बनानी है, क्या कहाँ लिखना है, तो ताकि मुझे यहाँ पे हेल्प मिल जाए सर। लेकिन करनी मुझे चार्टेड अकाउंटेंसी थी सर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करनी थी ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के ना टॉप पर जाकर बैठ सकूं सर मैं। तो ना बी डिप्लोमेटिक, थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक जवाब दें आप उसे। बेशक आप टेस्ट देकर आ रहे हो, बेशक टेस्ट क्लियर करके छोड़कर आ रहे हो, या टेस्ट क्लियर ही ना हुआ, बोलो सर कर लिया इंटर लेकिन माइंड बना चुके थे कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना है। और अगर कॉमर्स से इंटर किया है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कॉमर्स जो है ना वो प्रीरिक्विजिट है, उसमें आप बैंकिंग पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वही सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर ही पढ़ने वाले। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेडिकल के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो बच्चे यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं जब भी एक्सेप्ट कर रहा है। मैं इंटर साइंस करने के बाद आपको पता है एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकता मैं, क्योंकि उसके लिए प्रीरिक्विजिट मेरा बायो पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन सीए बोलता है कोई मसला नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड से अगर आ रहे हो तो आ सकते हो। तो आपने जवाब यही देना है सर क्यों, क्या मेडिकल के बाद क्या सीए नहीं हो सकता क्या? हो सकता है सर, हमने ऑप्ट कर लिया सर उसके बाद, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए आप कॉमर्स किए हुए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया हुआ तो जब भी आप आ सकते हैं भाई। सर आगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जवाब होना चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना? ऐसे नहीं कि वैसे ही बोल दें किसी को भी, तो ये होना चाहिए। आगे हो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत सोच समझ कर आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इतनी जितने बच्चे सीए में एडमिशन लेते हैं, आपको क्या लगता है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाते हैं? सारे नहीं बन पाते, हर स्टेप के बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता है, और कुछ बच्चे जो है ना वो निकलते रहते हैं। आखिर में कौन बच्चा पहुंचता है पता है? आखिर में कौन बच्चा सीए कंप्लीट करता है? कौन करता होगा आपके ख्याल में?
जो बहुत अच्छा पढ़ता होगा, जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला होगा, जिसकी इंटर में A1 ग्रेड आया होगा, 80+ आई होगी, वो करता होगा। पता है हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, आप जितने भी टीचर से मिलेंगे ना, वो आपसे ये बोलेंगे, सीए डज नॉट वांट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। हमें कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। सीए पता है क्या चाहता है? सीए चाहता है ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। बेइंतहा मेहनत करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जिनका बिहेवियर, जिनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है टुवर्ड्स स्टडीज, जो अपनी पहली प्रायोरिटी पर, अपनी दूसरी प्रायोरिटी पर, अपनी तीसरी प्रायोरिटी पर ना पढ़ाई को रखते हैं। पहले नंबर पे पढ़ाई, दूसरे नंबर पे पढ़ाई, तीसरे नंबर पर पढ़ाई, चौथे नंबर पे बोलते हैं अपने दोस्त से चला यार मैकडोनल्ड चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं। ऐसे बच्चे जो है ना वो पढ़ाई करते हैं जबरदस्त वाली। ऐसे बच्चे जो है ना वो कामयाब होते हैं बहुत ज्यादा सीए के अंदर। बच्चे मेरे समझ पा रही बात? क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं? इसका मतलब डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म, आपको बहुत पैशनेट होना पड़ेगा। उर्दू में बोलूं ना, दीवाना, मस्ताना और परवाना बनना पड़ेगा सीए के लिए, तब जाकर ये चीज अचीव होगी। फॉर ग्रांटेड लेंगे ना, बस देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो खैर है, वी हैव द सेकंड ऑप्शन। जिन लोगों के पास माइंड में सेकंड ऑप्शन है ना बेटा, उनके लिए मशवरा है दोस्तों वाला, भाग जाओ अभी से। लेकिन जिसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है और जो अपनी कश्तियां जलाकर आया है कि सर तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे अगर सीए कंप्लीट नहीं किया, ऐसे बच्चे सीए कंप्लीट कर जाएंगे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। लेकिन जिनके पास सेकंड ऑप्शन है, सर करके देखते हैं सर एक साल, अगर हो गए तो ठीक है, वरना अगले साल फिर ट्राई कर लेंगे कहीं और पर, कहीं और एडमिशन ले लेंगे यूनिवर्सिटी वगैरह में। ऐसे बच्चे नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बेटा बिल्कुल ना एकदम इंथुजियाज्म जो है ना तुम्हारा यहाँ होना चाहिए। पैशनेट आपका एकदम बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए। आप पैशन आपको होना चाहिए, सीए ही सब कुछ है मेरे लिए। ऐसे ना अपना सीए मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह ताला। फॉर ग्रांटेड वाले आईकेएफ को पता चल जाता है कि हमें फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उठा के बाहर करता है आईकेएफ फॉर। पीआरसी तो फिर क्लियर हो जाता है लोगों को, कैफ में नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। कैफ और फिर आगे उसके आगे का जो लेवल है, तो आपको ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5-5 बजे तक यहाँ पे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, फिर घर जाकर पढ़ना पड़ेगा। सी इज अ फुल टाइम स्टडी जॉब। मैं आपको डरा नहीं रहा, डरा नहीं रहा बिल्कुल। मैं आपको सीए करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगले 3-4 साल ना बड़े जबरदस्त टफ होने वाले हैं। चैलेंजिंग, टफ नहीं, चैलेंजिंग होने वाले हैं। टफ का वर्ड नहीं बोलना चाहिए, चैलेंजिंग। चैलेंज है सर, करना पड़ेगा, क्या करें। और इंशाल्लाह ताला कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो होते हैं, और कॉमर्स वाले भी, इनफैक्ट कॉमर्स में जो अच्छे बच्चे होते हैं, ये बड़े ना, इनका विजन बहुत क्लियर होता है। ये किसी चीज को करते हैं ना तो बड़े ध्यान से कर लेते हैं। बैठ जाओ बैठेंगे पूरी बैठ जाओ, तो वो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो, और पढ़ाई को जो इज्जत दोगे, पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दोगे, तो ये आपको इंपॉर्टेंस देगी और आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। मैं क्या पढ़ाने आया हूँ पता है किसी को? यस, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स, सब्जेक्ट का नाम ये है। क्यूटी क्यूटी बोलते हैं, हम इसे क्यूएमटी है, क्यूटी क्यूटी हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें बेटा दो सब्जेक्ट्स आते हैं। एक आता है बेटा बिजनेस मैथ्स, और दूसरा आता है बेटा बिजनेस स्टेटिस्टिक्स। मैं आपको ना ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैथ्स मेरे साथ कोई और ज्वाइन करेंगे आपको सर। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टैट्स। पढ़ाई कभी? वेरी गुड, क्या बात है। अब तो डिस्टर्ब कर दिया, अब क्या सॉरी। ये आ गया स्टेटिस्टिक्स बेटा, ठीक है। चलो मैं आपको ना थोड़ी देर में बताता हूँ स्टैट्स क्या होता है। आप लोग मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या होता है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना। मेरी 9th क्लास में 5 सब्जेक्ट है, मेरे मैट्रिक क्लास में 10 सब्जेक्ट है, हम ऐसी बातें करते हैं ना अक्सर। फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब तो समझाओ मुझे, सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट से मैं क्या समझू?
किताब, किताब समझो मेरे पास 5 किताबें, 5 सब्जेक्ट हैं, एक केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स है, एक मैथ्स है, एक बायोलॉजी, एक पीएचडी है। ये बोलूं मैं सब्जेक्ट का मतलब? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट की अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूं ना बच्चों, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है मजमून, है ना? उर्दू में इसको मजमून बोलते हैं। मैं बताता हूँ, चलो सुनो। मजमून का मतलब होता है बेटा, जहां पर आपका कोई ना कोई टॉपिक और डिस्कशन होता है ना, मौजू होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातों को एक जगह इकट्ठा कर दो ना, तो वो सब्जेक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री पढ़ी थी हम लोगों ने, केमिस्ट्री में पढ़ा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी कैसे बनता है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर नमक कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनता है, सारे केमिकल्स वगैरह मिलाकर कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी बातें जो है ना हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी थी। थोड़े से बड़े हुए फिजिक्स पढ़ी, तो फिजिक्स के अंदर क्या सब कुछ वही पढ़ा जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। फिजिक्स के अंदर पढ़ा था ये पंखा घूमता है तो मुझे हवा कैसे देता है, दरख्त से टूटता है तो जमीन पर ही क्यों गिरता है, दीवार पर कोई चीज जितनी जोर से खींच कर मारूं उतनी तेजी से वापस क्यों आती है मेरे पास, गाड़ी में बैठकर 120 किलोमीटर स्पीड से चलने वाली गाड़ी को अगर मैं अपने पैर से ब्रेक लगाऊं वो वहीं रुक जाएगी, जबकि 10 तगड़े तगड़े लोग उसको बाहर से रोकने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं रुकेगी। इसका मतलब फोर्सेस और मोशन से रिलेटेड सारी बातें फिजिक्स के अंदर पढ़ी थी हम लोगों ने। क्या जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ा बायोलॉजी में भी वही पढ़ा हम लोगों ने? जहां पे वो नहीं पढ़ा, बायोलॉजी में हम लोगों ने कुछ और पढ़ा, हम इतने से इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सारा काम हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था। फिर उसके बाद अगर हमने कॉमर्स पढ़ी हो कभी, तो कॉमर्स के अंदर जब हम अकाउंटिंग पढ़ाते हैं ना, तो हम पहली दफा अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये पढ़ाते हैं कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो कुछ लिया और जो कुछ दिया सब कुछ अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि आखिर में प्रॉफिट निकाल सके। किसी बच्चे ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो ना, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग वेल्थ। दौलत से रिलेटेड इंसान का जो भी बिहेवियर होता है ना, उस बिहेवियर को हम लोग डिस्कस करते हैं किसके अंदर बेटा? इकोनॉमिक्स के अंदर। हर सब्जेक्ट की तुम्हें एक टैगलाइन मिलेगी बेटा, जो तुम्हें बताएगी कि सब्जेक्ट में पढ़ोगे क्या, इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मैटर क्या है, मटेरियल क्या है, किसको डिस्कस करने वाले। आज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि बेटा ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ना हमारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है वो बताऊंगा तो डेफिनेशन पता चलेगी मुझे। तो सब्जेक्ट का मतलब मजमून, मजमून का मतलब माना कोई ना कोई मौजूद जरूर होगा जिससे रिलेटेड सारी बातें अपन लोग करेंगे, वही चीज उसको सब्जेक्ट बनाती है। तो इसकी डेफिनेशन तो मैं 2 सेकंड के अंदर लिखवा सकता हूं, बल्कि अगर मैं ना भी लिखवाऊं तो तुम गूगल कर सकते हो ना, डिफाइन स्टेटिस्टिक्स, वो तुम 1 सेकंड के अंदर डेफिनेशन बता देगा। लेकिन उस डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना उसको समझना है कि ये बता क्या रहा है। तो देखो स्टैट्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले ना बच्चों, हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। डेटा बताओ, डेटा क्या होता है? पता है किसी को? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ ऐसी, अगर ना भी बता दो कोई मसला थोड़ी है, कोशिश कर लो बस। क्या होगा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत जवाब होगा, और क्या होगा इससे ज्यादा, और क्या हो सकता है? बताओ डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, जबरदस्त। कोई और? फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये जवाब अच्छा है। इंफॉर्मेशन में और डेटा में ना जमीन आसमान का फर्क है, डेटा में और इंफॉर्मेशन में। लेकिन आज हमारी क्लास है, हमारी मर्जी, हम इस चार दीवारी में कुछ बोले, डेटा को इंफॉर्मेशन बोल लो आज, लेकिन इंफॉर्मेशन में और डेटा में ना जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज की क्लास में इसको डिफरेंशिएट करके जाऊंगा। ये इस बच्चे ने अच्छा बोला, फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये जो फैक्ट्स और फिगर्स को हम कलेक्ट करते हैं ना, तो वो डेटा कहलाता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताओ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स का मतलब होता है हकाइक, ट्रुथ्स। जो चीजें एज इट इज होती है ना, उसको फैक्ट्स बोलते हैं। ये बोर्ड व्हाइट कलर का है, कोई शक है इसके अंदर? हम टीएसए में बैठे हैं, कोई शक है इस वक्त? हम सीए की क्लास में बैठे हैं, कोई शक है इसके अंदर? आज ट्यूसडे है, कोई शक है इसके अंदर? 2023 चल रहा है, कोई शक है इसके अंदर? फैक्ट्स का मतलब होता है हकाइक, एज इट इज। मेरा नाम साकिब है, कोई शक है इसके अंदर? हम लोगों के नाम, हम लोग की हाइट्स, ये सब क्या कहलाते हैं? फैक्ट्स कहलाते हैं। फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, फिगर्स कहलाती हैं। मेरी क्लास में इस वक्त 20 बॉयज और 20 गर्ल्स बैठे हुए, मैं से बोलूं अगर, तो इसका मतलब मैं फैक्ट बयान कर रहा हूं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बयान कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगी मेरे पास? फिगर्स कहलाएगी। सर हम लोग 6 बहन भाई हैं सर, इस रूम में 3 स्प्लिट लगे हुए सर, फैक्ट्स हैं, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग किसका नाम देंगे बेटा? फिगर्स का नाम देंगे। और अगर फैक्ट्स और फिगर्स की एक जगह पर कलेक्शन कर दो ना बेटा, तो उसको हम लोग नाम देते हैं किसका? डेटा का नाम देते हैं। लेट मी सम एग्जांपल फॉर दिस। मैं आपको एक पेट्रोल पंप पे खड़ा कर दूं 2-4 लोगों की टीम बनाकर,
मैंने कहा पेट्रोल पंप खुलता है सुबह 7 बजे और रात 12 बजे तक खुलता है यहाँ पर। मैंने कहा खड़े हो जाओ तुम 4-5 लोग, सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जितनी भी गाड़ियां आए, जितनी भी गाड़ियां आए और वो अपनी गाड़ी में जितना जितना फ्यूल फिल कराएं उसको रिकॉर्ड करते रहो। पहली गाड़ी आई उसने लिखवाया 10 लीटर, ये जो आपने 10 लिखा ना ये फैक्ट था, इन टर्म्स ऑफ नंबर था, तो इसको क्या बोलेंगे फिगर। ऑब्जर्वेशन, ये जो आपने एक वैल्यू रिकॉर्ड की ना ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरी गाड़ी आई 6 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, इस तरीके से सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक गाड़ियां आती रही और पेट्रोल फिल कराती रही अपनी गाड़ी के अंदर। 300 गाड़ियों ने पेट्रोल फिल कराया, इसका मतलब मेरे पास 300 नंबर लिखे होंगे एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर। कोई मुझसे पूछेगा ये क्या है, पहले वर्ड में जवाब मैं दूंगा, पता है क्या जवाब दूंगा, पहला जवाब मेरा क्या होगा, बताओ क्या जवाब दूंगा मैं, ये डेटा है। कोई मुझसे पूछेगा ना ये क्या है तो मैं बोलूंगा ये डेटा है। फिर वो मुझसे पूछेगा अच्छा किस चीज का डेटा है भाई, पढ़ा लिखा आदमी होगा ना उसको फौरन समझ में आ जाएगा, इसने कलेक्शन की है किसी चीज की, कुछ नंबर्स लिखे हुए ना इसने कुछ चीजों की कलेक्शन की है। किस चीज की कलेक्शन है, क्या आने वालों से ये पूछ रहे थे उनकी इनकम कितनी है, क्या आने वालों से ये पूछ रहे थे गाड़ी कितनी चलाते हो, जवाब क्या मिलेगा, नो नो नो। हर आने वाली गाड़ी ने इस पंप पर कितना पेट्रोल फिल कराया ये उसका डेटा है। मैं फौरन समझ जाऊंगा अच्छा 5 लीटर पेट्रोल डलवाया, 10 अच्छा 10 लीटर पेट्रोल डलवाया। ये जो कलेक्शन है ना, ये किसी भी चीज की जो कलेक्शन है इसको हम लोग नाम देते हैं एक वर्ड में किस चीज का, बेटा डेटा बोलकर हम इससे जान छुड़ाते हैं अपनी। इंफॉर्मेशन क्या होगी, अब मुझे बताओ हर गाड़ी ने एक जैसा पेट्रोल डलवाया होगा, नहीं, किसी ने 5 लीटर, किसी ने 10 लीटर, किसी ने 12 लीटर, किसी ने 2 लीटर, अलग अलग क्वांटिटी होगी सबकी। अब मैं उन तमाम क्वांटिटीज का ना एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा वरना मैं करता नहीं हूं जो चीज पढ़ाई नहीं है मैंने। एवरेज, एवरेज का नाम सुना होगा आपने, तमाम ऑब्जर्वेशन को प्लस करके एक आंसर निकालते हैं। सपोज करो एवरेज आ गया 8 लीटर, क्या हर गाड़ी ने 8 लीटर पेट्रोल डलवाया होगा, किसी ने 8 से ज्यादा डलवाया होगा, किसी ने 8 से कम डलवाया होगा। ये जो एवरेज आया ना कि इस पेट्रोल पंप पर हर आने वाली गाड़ी ने अपनी गाड़ी के अंदर 8 लीटर पेट्रोल डलवाया, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा माय डियर। डेटा हमेशा रॉ फॉर्म में होता है, डेटा कलेक्ट होता है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, इंडिविजुअल नंबर्स की फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में। उस डेटा को इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा। अभी अभी सेंसस हुआ है पिछले साल, है ना, मर्दमशुमारी। 2022 के सेंसस के मुताबिक हम लोग 24 करोड़ हो चुके हैं, तुम्हें पता है पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो चुकी है 2022 के सेंसस के मुताबिक। ये जो 24 करोड़ बोला है ना ये इंफॉर्मेशन है बॉस, ये सेंसस इतनी जल्दी हुआ नहीं था, महीने लगे थे इसके अंदर, पूरे 6-7 महीने लगे थे। एक एक घर में जाकर डेटा कलेक्ट हो रहा था, कितने लोग हैं, 18 साल से बड़े कितने, 18 साल से छोटे कितने, मेन कितने, विमेन कितनी है, एक एक चीज पूछी जा रही थी। तालीम क्या है इन लोगों की, एक एक चीज पूछी जा रही थी। उसके बाद पूरा डेटा कलेक्ट हुआ, उसको पूरा प्रोसेस चला और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली। 2022 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो चुकी है। ये है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमेशा डेटा से कलेक्ट होती है। तो डेटा होता है अलग अलग ऑब्जर्वेशन जो आप कलेक्ट करते हैं ना उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। कोई पूछे ना व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, मैं अगर अभी आपसे पूछूं बेटा चलो अपना नाम बताओ, अपना फादर नेम बताओ, अपनी हाइट बताओ, अपनी एज बताओ, अपना वेट बताओ, मैंने आपसे 5 चीजें पूछ ली, एक पीस ऑफ पेपर पर एक एक बच्चे से पूछ पूछ कर मैं लिखता रहा। मैं नीचे जाऊंगा ना कोई पूछेगा ये क्या है आपके हाथ में, वन वर्ड आंसर क्या करूंगा, बेटा डेटा है, 666 के बच्चों का डेटा है। वो पूछेगा 666 के बच्चों का किस चीज का डेटा है, उनके घर का एड्रेस है, उनका फोन नंबर है, उनके बहन भाइयों की दादा, क्या चीज का डेटा है। फिर मैं बताऊंगा भाई उनके नाम लिखे हुए, फादर नेम लिखा हुआ है, सेल नंबर लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है। डेटा का मतलब होता है जो फैक्ट्स और फिगर्स आप कलेक्ट करते हैं ना उसी को हम लोग डेटा बोलते हैं, वो डेटा कहलाता है हमारे पास। और स्टैट्स की डेफिनेशन शुरू ही डेटा से होती है बेटा। अब मैं आपको स्टैट्स की डेफिनेशन बताने के काबिल हूं और अभी भी मैं डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा, कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए मेरी बात। स्टैट्स की डेफिनेशन सुनो, पहले इंग्लिश में सुनाता हूं। Statistics is the branch of science, branch of mathematics, which deals with the collection, presentation, analysis, and interpretation of the data, and then driving conclusion from the data. ये डेफिनेशन है स्टैट्स की जो गूगल भी दे देगा आपको, मैं नहीं देने वाला आपको ये डेफिनेशन।
मैं आपको अपने अल्फाज सुनाता हूं, मैं मेरे अल्फाज सुने उर्दू में, मैं आपको बताता हूँ। स्टैट्स की डेफिनेशन है डेटा को कलेक्ट करके किसी के सामने इस तरीके से पेश करना कि वो कम से कम टाइम में उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सके और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर किसी डिसीजन पर पहुंच सके, उसे स्टैट्स बोलते हैं। मेरा वादा है आपसे, आज जब मैं रूम से बाहर निकलूंगा ना इंशाल्लाह 11:15 बजे, तो मैं आपको ये डेफिनेशन याद करवा के निकलूंगा, मेरा वादा है आपसे इंशाल्लाह। ये आओ मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ना बेटा, आपको पता है कितने बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं। अगर किसी का गवर्नमेंट कॉलेज से कोई पढ़कर अगर आ रहा है, एक एक क्लास के अंदर ना 150-150 200 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। उन्हें पता होता है बच्चे तो आएंगे नहीं, कौन सा इनको पढ़ाना, दे दो 200 बच्चों को एडमिशन। एक एक क्लास उनके पूरे पूरे हॉल के बराबर होते हैं, इतनी बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं, पूरे पूरे ऑडिटोरियम्स लग रहे होते हैं। 150-150 200 बच्चे होते हैं कॉलेज के अंदर। कॉमर्स भी होती है, साइंस भी होती है, साइंस में मेडिकल भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, फर्स्ट ईयर भी होती है, सेकेंड ईयर भी होती है। कहने का मतलब ये पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत सारे होते हैं और एक एक सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन टीचर्स भी होते हैं कॉलेजेस के अंदर। कॉलेज का प्रिंसिपल एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा वाइस प्रिंसिपल होता है, जो मेन प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में एक्टिंग प्रिंसिपल बनता है, वरना अदरवाइज जो काम होता है ना वो मेन प्रिंसिपल होता है। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल का काम क्या होता है, तो मुझे बता सकते हो प्रिंसिपल का काम क्या होता है? मैं एक बता देता हूँ, पढ़ाना तो नहीं होता। फिर बताओ क्या काम होता है? डिसिप्लिन। उसके अलावा प्रिंसिपल का काम होता है पूरे कॉलेज में, पूरे कराची में अगर मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और कॉमर्स में पोजीशन आए ना, तो मेरे कॉलेज से आनी चाहिए। और अगर कराची में कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा हो ना, या कोई बैडमिंटन कंपटीशन या कोई डिबेट कंपटीशन हो रहा हो, तो मेरे कॉलेज की पोजीशन आनी चाहिए। प्रिंसिपल का काम ये होता है कॉलेज को कर जाना, है ना, ये काम होता है प्रिंसिपल का काम। हम बात कर रहे थे अभी तालीमी सरगर्मियों की, करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल फाइनल पेपर से पहले प्रीलिम एग्जाम, पहले सिलेबस मुकम्मल करवाते हैं, फिर प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं कि बच्चों की तैयारी कैसी है, टीचर ने कैसा पढ़ाया, मेरे बच्चों को रिजल्ट कैसा आया। प्रीलियम रिजल्ट देखकर फाइनल रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बात ही नहीं कर रहा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कितनी सारी क्लासें, और प्रिंसिपल को कितनी सारी क्लासों को रिजल्ट चेक करना पड़ेगा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड ईयर भी है, फर्स्ट ईयर भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है ना, फिर मेडिकल भी और इंजीनियरिंग भी है, इतनी सारी क्लासेस। मैं वहां पर एक क्लास का टीचर, फर्स्ट ईयर की मैथ्स या सेकेंड ईयर की मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर, मैं एक क्लास में, एक क्लास का टीचर, एक क्लास का रिजल्ट चेक कराने जा रहा हूँ प्रिंसिपल को, जिसमें 150-200 बच्चे हैं। मुझे बताओ जिस क्लास में 150-200 बच्चे हैं और मैथ्स का पेपर दे रहे हो, सारे पास हो गए होंगे? सारे तो पास नहीं होंगे। चलो सारे पास हो गए, सारे पास हो गए होंगे तो सबके नंबर 90s में आ गए होंगे? ये पॉसिबल नहीं है। कुछ के 80s में, कुछ के 70s में, कुछ के 60s में होंगे। मैंने 150 बच्चों के नाम लिखे, आगे उनके नंबर लिखे, रैंडमली रैंडमली बगैर किसी तरतीब के। पहले वाले के 90, दूसरे वाले के 65, तीसरे वाले के 72, फिर 85, बगैर किसी तरतीब के मैंने नंबर्स लिखे। कोई पास आ रहा है, कोई फेल आ रहा है। 150-200 बच्चों के नाम लिखे, नंबर्स लिखे, प्रिंसिपल के आगे पेज रख दिया, देख ले मेरी क्लास का रिजल्ट क्या आया। तुम्हें क्या लगता है प्रिंसिपल आसानी से उसको स्टडी कर सकते हैं कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए? जवाब है नो। प्रिंसिपल को गिनना पड़ेगा कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चों के 90s में, कितने बच्चों के 80s में। प्रिंसिपल को तकलीफ होगी कुछ, एक क्लास के एक सब्जेक्ट का एक टीचर का रिजल्ट थोड़ी चेक करना है। बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहां से शुरू होती है स्टेटिस्टिक्स। स्टार्ट बोलती है हम करेंगे आपके लिए काम। स्टैट का काम क्या है? डेटा को कलेक्ट करके कि बच्चों के मार्क्स क्या है बताओ जरा, कलेक्ट करो। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किसी के सामने इस तरीके से पेश करना कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, और फिर कोई डिसीजन। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर एक टेबल बनाऊं, सपोज करो क्लास में 30 से कम किसी के मार्क्स नहीं आए, 30 to 39 मार्क्स, 40 to 49, 50 to 59 बेटा, 60 to 69 बेटा, 70 to 79, 80 to 89 और 90 to 99। मैंने यहाँ पे लिखा 5, ये लिखा 12, ये लिखा 15, ये लिखा 25, ये लिखा 35 और ये लिखा बेटा मैंने 20, नहीं ये लिखा मैंने 40, ये लिखा 35 और ये लिखा मैंने 20। जवाब देना, ये मार्क्स है। ये 12 का मतलब क्या, कोई बता सकता है? There are 12 students in the class who scored marks from 40 to 49, है ना? There are 5 students in the class who scored marks from 30 to 39। डन हो गई मेरी बात? 50 से कम वाला फेल है, बताओ कितने बच्चे फेल है?
50 से कम वाला बच्चा फेल है, ये बच्चे फेल है। 70 से तुम्हें पता है ए ग्रेड शुरू हो जाता है जब 100 मार्क्स का पेपर हो। 70 आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड ए ग्रेड, पता है ना ये बात। 80 आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड A1 ग्रेड। यहां से ए ग्रेड शुरू हो चुका है। इन दोनों को ऐड करो, 75, 95, इन तीनों का टोटल 95 आ रहा है। सर देयर आर 95 स्टूडेंट्स इन द क्लास हु स्कोर्ड एटलीस्ट 70 मार्क्स। क्लास में 95 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर कम से कम 70 आए, ज्यादा भी आए। 95 स्टूडेंट्स, ये बी ग्रेड वाले। 25 बच्चे ऐसे जिनके बी ग्रेड है, 15 बच्चे ऐसे जिनके सी ग्रेड है, बाकी 17 बच्चे फेल हैं इतने सारे बच्चों में। मुझे बताओ, वो जो मैंने 150-200 बच्चों के नाम लिखे थे 1-2 पेज के ऊपर, वो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा या ये आधे पेज का टेबल अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा? ये ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। डेटा को कलेक्ट करके सबसे पहले कलेक्ट किया, किस बच्चे के कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, कितने नंबर आए। प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, टेबल के जरिए प्रेजेंट कर दिया। कलेक्शन ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। डेटा को कलेक्ट करके किसी के सामने पेश किया। अब मैं बैठ के इसको देख रहा हूं, कितने बच्चों के A1 ग्रेड आए, कितने बच्चों के 70 से ऊपर नंबर आए, कितने बच्चे फेल आए। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। एनालिसिस, तज्जिया चल रहा है डेटा के साथ हुआ क्या, एनालिसिस ऑफ द डेटा। और अगर इसको मैं किसी को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो वो कहलाएगी इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। और फिर आखिर में किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। भाई इतने सारे बच्चों के माशाल्लाह A1 A ग्रेड्स आए, क्लास में इतने बच्चे तो होते ही हैं फेल, इसकी खैर है, इनके ऊपर भी मेहनत करें सर, किसी तरह इनको पास करवा दें। अदरवाइज आपने बेहतरीन पढ़ाया सर, हम आपको परमानेंट करते हैं सर। किसी डिसीजन पर पहुंचना, इसे बोलते हैं हम लोग स्टैट्स। डेटा को कलेक्ट करके किसी के सामने इस तरीके से पेश करो कि वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सके और उसकी बेसिस के ऊपर किसी डिसीजन पर पहुंच सके, उसे स्टैट्स बोलता है। मेरी पहली एग्जांपल। भाई दूसरी एग्जांपल, कौन बनेगा करोड़पति देखा है कभी अमिताभ बच्चन वाला प्रोग्राम? देखा है ना? कौन बनेगा करोड़पति में जब कोई सवाल पूछते हैं और कोई सामने बैठे वाला बंदा किसी सवाल में फंस जाए तो वो अपनी एक लाइफलाइन यूज करता है। बताओ कौन सी लाइफलाइन की बात करने वाला हूं जिसमें स्टैट्स शामिल है? ऐसी तुक्का मारो, ब्लाइंड गैस। मशवरा ना, और कौन सी मशवरा, कौन सी वाला मैं बताऊं? 50-50 वाली, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त ऑडियंस पोल की। ऑडियंस पोल की याद है ऑडियंस पोल में क्या होता है? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सवाल जो उस बंदे से पूछा जाता है जो हॉट सीट पर बैठा होता है, अगर उसको जवाब ना आए, वो बोलता है मैं अपनी एक लाइफलाइन यूज करना चाहता हूं जिसका नाम है ऑडियंस पोल। अब वही सवाल ऑडियंस की तरफ थ्रो कर दिया जाता है और ऑडियंस से बोला जाता है अपने अपने मीटर हाथ में ले लीजिए, सवाल पढ़ के सुनाते। 4 ऑप्शन होते हैं ABCD और बोला यह जाता है आपको जो ऑप्शन सही लगता है कि सही जवाब ए पर लिखा हुआ तो आप ए दबा दीजिए, आपको लगता है सही जवाब सी पे लिखा हो तो सी दबा दीजिए। सवाल पढ़ के सुनाते, 10 सेकंड का टाइम देते, 10 सेकंड के अंदर लोग सोचकर अपना जवाब देते हैं। सारे के सारा 10 सेकंड के अंदर पूरा डेटा कलेक्ट हो जाता है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर की स्पीड हमसे ज्यादा होती है दिमाग की, लेकिन दिमाग कम होता है हमसे, वो तेजी से प्रोसेस कर सकता है सर। वो तेजी से पहले डेटा कलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करने के बाद एक डायग्राम बनाता है। जवाब मत देना जब तक मैं पूछूं नहीं। और वो डायग्राम कुछ इस तरीके की बनाता है, ए ऐसा होता है, बी के ऊपर ये आता है, सी के ऊपर ये आता है और डी के ऊपर ये आता है। आसान डायग्राम बनाई ताकि तुम आसानी से मुझे जवाब दे सको। मैं 3 तक काउंट करूंगा, एक साथ जवाब देना। अगर तुम्हें लगता है कि ए ज्यादातर लोगों ने बोला ए जवाब सही है तो ए बोलना, सी लगता है तो सी बोलना, ठीक है। ऑन काउंट ऑफ 3, 1 2 3। मजा ही नहीं आया यार, बिल्कुल यार, जोर से तो बोलो, देखो मेरी कितनी आवाज निकली, शाबाश। डी, मैंने किसी को मशवरा करने दिया तुम में से किसी को मशवरा नहीं करने दिया मैंने, लेकिन उन सबका जवाब देखो एक जैसा आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है पता है? किसकी वजह से आ रहा है? स्टार्ट्स की वजह से। जो हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन हुई है। प्रेजेंटेशन किसकी हुई है? कलेक्शन ऑफ डेटा की हुई है। आसान डायग्राम इसलिए बना दी ताकि आसानी से जवाब दे सको मुझे। हुआ क्या था, एक एक बंदे को जो जवाब लगता था ना, 10 सेकंड के अंदर सबने बटन प्रेस किया, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा कलेक्ट होकर सर्वर कंप्यूटर में गया। सर्वर ने उसको तेजी से प्रोसेस किया कि कौन सा जवाब ज्यादा आया, कौन सा जवाब कम आया, एक डायग्राम के जरिए आपके सामने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर दी। अब जो आप इसको बैठ के देख रहे हैं ना बेटा, कि कौन सा जवाब आया, कौन सा जवाब नहीं आया, कौन सा ज्यादा आया, ये कहलाता है एनालिसिस ऑफ द डेटा। ज्यादातर लोगों ने डी बोला, उसके बाद सी बोला, सबसे कम लोगों ने बी बोला। ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं आता, वैसे भी अगर मुझे आता तो मैं लाइफलाइन तो यूज ही नहीं करता,
मेरी तो मजबूरी है आप लोगों के साथ जाना, तो मैं किसके साथ जाऊंगा? अकल क्या बोलती है? ज्यादातर लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ। और वो कौन है बेटा? डी। मैंने आखिर में जाकर एनालिसिस करने के बाद किसी डिसीजन पर पहुंचा, सर डी इज माय आंसर, प्लीज लॉक द आंसर, इसको लॉक कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड समटाइम्स ऑल द टाइम्स ये जवाब बिल्कुल सही होता है। ऐसा ही होता है। किसने हेल्प की? स्टैट्स ने हेल्प की है। डेटा को कलेक्ट करके किसी के सामने इस तरीके से पेश किया कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बच्चे किसी डिसीजन पर पहुंचना, उसे हम लोग स्टैट्स का नाम देते हैं। मेरी 2 एग्जांपल्स। मेरी तीसरी एग्जांपल्स, मैंने डॉक्टर्स को भी बहुत पढ़ाई है स्टैट्स। बायोस्टैट्स पढ़ते हैं डॉक्टर्स, जो डिफॉर्मेसी या जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं, उन्हें बायोस्टैट्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि उनको भी ये सब्जेक्ट ऐसा है। पीआरसी में पढ़ लो। पीआरसी का मतलब प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, यानी वो सारी चीजें आपको जो सीए के मेन कोर्सेज करने, उनको करने से पहले आपको आनी चाहिए, उसमें पढ़ा रहे हैं आपको ये सब्जेक्ट पीआरसी में। तो अब उधर भी पढ़ाई जाती है ये। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज तुम बीमार हो जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, डायरेक्ट दवाई लिख देता है? कुछ टेस्ट कराता है पहले, जाइए ये टेस्ट करा के लेकर आइए। आप लेबोरेटरी में जाते हो ना, लेबोरेटरी में जो लोग भी होते हैं वो बोलते हैं इनका ब्लड सैंपल ले लो। ये सैंपल बोलना भी ना स्टैट्स का वर्ड है, ये सैंपल। 2 वर्ड होते हैं स्टैट्स में, एक सैंपल और एक पॉपुलेशन। इसको भी डिस्कस करेंगे हम इसी चैप्टर में। उसने बोला इसका ब्लड सैंपल ले लो। सैंपल का मतलब होता है कुछ हिस्सा ले लो आप, इसकी जो भी टोटल ब्लड है उसमें से कुछ ब्लड निकाल लो। ब्लड लेते हैं, कलेक्शन, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद रिपोर्ट को जनरेट करते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं। आजकल की रिपोर्ट ऐसे आती है कि तुम और मैं भी पढ़ सकते हैं। मतलब लिखा हुआ होता है ये चीज होनी चाहिए इनके दरमियान, इनके अंदर 10 से 15 के दरमियान में, वो आपके निकल कर आ गई आपके अंदर 20। तो हम क्या बोलते हैं? अपने को नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन ये जो भी चीजें अपने अंदर बढ़ चुकी है, क्योंकि रेंज थी 10 से 15 और अभी कितनी है? 20 है ना। तो हम समझ चुके होते हैं भाई ये बढ़ चुकी है। अब वो चीज रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई गई, डॉक्टर पढ़ा लिखा है, उसको टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता है कि कौन सी चीज क्या है। वो बैठ के देख रहा है। तो वो शुरू कहां से हुआ था? कलेक्शन, उसको पर टेस्टिंग करके रिपोर्ट जनरेट की, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट के जरिए प्रेजेंटेशन, रिजल्ट प्रेजेंट कर दिए गए। डॉक्टर साहब बैठ के उसको देख रहे हैं ना, क्या चल रहा है पता है? एनालिसिस चल रही है। और आपको एक्सप्लेन करें, ओ हो आपको तो ये हो गया, आपको तो ये हो गया, ये क्या है? इंटरप्रिटेशन। और अब आखिर में किसी डिसीजन पर पहुंचना, आज से आपका ये खाना बंद, ये खाना बंद, ये खाना बंद, ये मेडिसिन, ये मेडिसिन, इतनी वॉक, इतनी वॉक, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कंक्लूजन। ये स्टैट्स की वजह से पॉसिबल है ये सब कुछ। कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट नहीं होना, तो हम जाते हैं स्टैट्स के ऊपर। डेफिनेशन याद हुई किसी को? मैं रिपीट करता हूं, अगर याद हुई तो मुझे बताना। डेटा को कलेक्ट करके किसी के सामने इस तरीके से पेश करना कि वो कम से कम टाइम में उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सके, और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर किसी डिसीजन पर पहुंच सके, उसे स्टैट्स बोलते हैं हम लोग। रिपीट करना चाहोगे डेफिनेशन? करो रिपीट, मिलकर करो। डेटा को कलेक्ट करके किसी के सामने इस तरीके से पेश करना कि वो कम से कम टाइम में इंफॉर्मेशन ले सके, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर किसी डिसीजन पर पहुंच सके, उसे किसका नाम देते हो? स्टैट्स। मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से, बेटा यू कैन नॉट बी इंप्रेसिव अंटिल एंड अनलेस यू आर एक्सप्रेसिव। जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, इंप्रेस कर नहीं सकता है। तो मैं शक्ल देखकर तो इंप्रेस नहीं हो सकता मैं तुमसे, है ना। तुम्हें बोलना पड़ेगा। अच्छा बोलोगे ना, तो सामने वाला बोलेगा वाह यार क्या जबरदस्त बच्चा है, क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कितना अच्छा एक्सप्लेन करता है। और कॉन्फिडेंस तो ऐसा जबरदस्त होना चाहिए। मैं आपसे सबसे पहली बार मिल रहा हूँ, है ना। आज से पहले तो मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, लेकिन तुम देखो मेरा कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है ना, कैसे बोल रहा हूँ मैं। आप भी बोलिए, आप भी बोल सकते हैं, आप भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मिलकर बोलते हैं दोबारा जोर से। ये दरो दीवार हिलने चाहिए तो मजा आएगा। 1 2 3। डेटा को कलेक्ट करके इस तरह से पेश करना, शाबाश शाबाश, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सके, और उसकी बेसिस पर उसे हम लोग किसका नाम देते हैं? वो स्टैट्स कहलाते हैं। समझ में आई मेरी बात बेटा? यहां तक डन हो गई है। कभी खाने पर गए हो बाहर? 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं, चौथी एग्जाम्पल। खाने पर गए हो कभी बाहर? खाने पर जाते हो बाहर, क्या करते हो सबसे पहले? किसी रेस्टोरेंट में गए हम, सबसे पहले क्या मंगाते हैं? मेन्यू कार्ड। देखो कैसा जवाब आ रहा है ना, कितना कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है ये। मेन्यू कार्ड मंगाते हैं सबसे पहले।
मेन्यू कार्ड पे क्या हुआ था पता है? वो जितनी भी डिशेस ऑफर करते ना, उन सबकी कलेक्शन करके मेन्यू कार्ड के जरिए आपके सामने प्रेजेंट कर दिया उन्होंने। मेन्यू कार्ड कैसे बने होते ना, स्टार्टर्स, बर्गर्स, रोल्स, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू, हर चीज लिखी हुई होती है, और स्पेशलिटीज, सब कुछ अलग अलग हेड्स में लिखे हुए होता है। कलेक्शन करके मेन्यू कार्ड के जरिए आपके सामने प्रेजेंटेशन कर दी। एक टेबल पर 2-3 मेन्यू कार्ड रखे हुए होता है। हम लोग अपने फैमिली मेंबर से बोलते हैं, तीसरे पेज पर जरा चौथा आइटम देखना है, ये मंगा लें, बहुत होगा ये। ऐसी बातें कर रहे होते हैं हम लोग, ये क्या चल रहा होता है? एनालिसिस। किसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इंटरप्रिटेशन। आखिर में हम बुलाते हैं उसको, भैया इधर आना, ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो। ये कंक्लूजन है। हर जगह पर तुम्हें नजर आ रही होगी ये स्टार्ट्स। डेटा को कलेक्ट करना है, किसी के सामने पेश करना है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन पे जाना। 2 मिनट के लिए मेन्यू कार्ड को माइनस करो। वो बोले हमारे पास मेन्यू कार्ड नहीं होता, बताइए आपको क्या मंगाना है, मैं आपको बताता हूँ हम क्या बनाते हैं। वो तेजी से बनाएगा, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज। क्या हमें याद रहेगा? तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। और एज अ नेशन वैसे भी वी आर प्राइस कॉन्शियस। हमें हर चीज की प्राइस लिखी हुई चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें महंगी होने की वजह से हम छोड़ सकते हैं। इसका मतलब मेन्यू कार्ड में वो आइटम्स भी लिखे हुए होंगे, और मेन्यू कार्ड में लड़कों मेरे प्राइसेस भी लिखे हुए होंगे। हम लोग एनालिसिस करके फिर आखिर में किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। ये होती है स्टार्ट्स। क्रिकेट में कितनी स्टार्ट्स नजर आ रही होती है ना, क्रिकेट में कितनी ज्यादा स्टार्ट्स नजर आ रही होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। लड़कों को शायद समझ में आए, बल्कि आजकल तो लड़कियों को भी पता होता है। वैगन व्हील टाइप की एक चीज आ रही होती है, वैगन व्हील, जिसमें वो कर्व्स बने होते हैं, रेड कलर के कर्व्स, व्हाइट कलर की लाइनें, जो ये बताता है कि इस खिलाड़ी ने जो 80, 85, 100 रन बनाए ना, इसने ज्यादातर स्कोर कहां बनाया है। वो पूरा वैगन व्हील मुझे बता देता है। ओवर का भी मैं भी बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। वैगन व्हील बता देता है कि वो रेड कलर के, ओ हो 4 रेड कलर्स नजर आ रहे हैं, ओ हो 4 सिक्सेस हिट किए हैं इसने। व्हाइट कलर की लाइन सिंगल डबल को शो कर रही होती है, ये सिंगल्स हैं और ये डबल्स हैं। उसके 80, 85 रन की इनिंग में तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं, वो मुझे यूं पता चल सकती है। एक और चीज, क्रिकेट में एक ग्राफ बना हुआ आता है, तुम इसको रीड करके मुझे बताना। यहाँ पे लिखे होते हैं ओवर्स, पहला ओवर, ये लिखा होता है दूसरा ओवर, पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरे ओवर पे कुछ नहीं है, चौथे ओवर पर ये है, एक बॉल बनी हुई होती है, पांचवें ओवर पर ये 2 बॉल्स बनी हुई होती हैं। बताओ बेटा तीसरे ओवर के बारे में क्या बोलोगे? मेडन, नो रन। पता है तुम्हें, अगर 2 एंड से फास्ट बॉलर्स बॉल करा रहे हो ना, तो 5 ओवर कराने में 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है 5-6 ओवर कराने में, अगर फास्ट बॉलर्स करा रहे हो। 5 ओवर्स का डेटा ना मुझे 5 सेकंड में समझ में आ जाएगा। बताओ 5वें ओवर तक क्या हुआ, कितने खिलाड़ी आउट हुए? 3। ये देखो, एक यहां पर, 2 यहां पर। सबसे ज्यादा स्कोर किस ओवर में बना? दूसरे ओवर में। कुछ 25 मिनट का डेटा 25 सेकंड से पहले समझ में आ जाएगा मुझे ये हुआ क्या है। 50 ओवर्स का हो ना, तो आखिर के 10 ओवर में ऊंचे ऊंचे बार हैं, तो हम बोलते हैं यार 40 ओवर तक तो बड़ा सही रन थे, आखिर के 10 ओवर में पिटाई हुई है इन लोगों की, कितने ऊंचे ऊंचे बार्स बने हुए। 3.5 पौने 4 घंटे लगते हैं। आजकल हो रहा है ना वर्ल्ड कप, चेक कर लिया करो, 1:30 बजे शुरू होता है, खत्म होता है 5:30 बजे, 5:15 बजे एक इनिंग खत्म होती है। 3.5 पौने 4 घंटे लगते हैं 50 ओवर्स कराने में। 3.5 घंटे की इनिंग को ना 3.5 मिनट से पहले पहले एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हुआ क्या है इसके अंदर, कितने आउट हुए, कितना हुआ, सब कुछ। फिर एक वो लाइन क्रिकेट में आ रही होती है, वो लाइन ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, जो बताता है कि टोटल पे कैसे पहुंचे। उस पर डॉट्स जले हुए तो पता चलता है, एक डॉट से दूसरे डॉट के दरमियान में अगर गैप ज्यादा है तो पता चलता है पार्टनरशिप लगी है यहाँ पर। कंपैरिजन होता है, दूसरी इनिंग आ रही होती है, तो अगर दूसरे पहली वाली इनिंग की लाइन नीचे और दूसरी लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब होता है दूसरी इनिंग वाले तेजी से चेस कर रहे हैं उस टारगेट को। एक एक चीज के बारे में पता चल जाता है हमें। फुटबॉल अभी वर्ल्ड कप हुआ ना पिछले साल 2022 में, फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, तो उसमें था मेसी। नाम सुने हुए थे हमने भी, लोगों पे इंप्रेशन जमाने के लिए 2-4 नाम याद किए मैं, रोनाल्डो, मेसी और बेंजेमा वगैरह, ताकि लोग बोले वहां भी फुटबॉल पता है। तो उससे पहले कभी कोई मैच नहीं देखा, फाइनल देख रहा था वर्ल्ड कप का, संडे को आ रहा था, चेक कर रहा था। हुआ क्या, उसको पेनल्टी मिली मेसी को। उसके पेनल्टी शॉट लेने से पहले ना उसका रिकॉर्ड दिखाया गया। रिकॉर्ड दिखाया गया है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए दिखाया गया। मतलब एक गोल बना हुआ आ रहा था और उसमें डॉट्स जले हुए थे, स्पॉट्स जले हुए थे।
दो कलर से, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन का मतलब था सक्सेसफुल, इसने हिट किया और गोल हो गया। रेड का मतलब था अनसक्सेसफुल, इसने शॉट मारा, गोलकीपर ने रोक लिया या पाइप से टकरा के रुक गया, गोल नहीं हुआ, ये मतलब था। उस ग्राफिक्स के अंदर मुझे ग्रीन डॉट्स ज्यादा नजर आए, रेड कम नजर आए। बताओ क्या पता चला मुझे? इसने ज्यादा गोल्स किए, कम ही इसके जो है ना वो बच्चे सेव हुए। तो उससे मुझे पता क्या चला होगा, ओहो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पेनल्टी में माहिर है। फिर वो शॉट्स भी ना कुछ नीचे थे, कुछ ऊपर थे। बताओ मुझे क्या पता चला? कुछ उसने ग्राउंड शॉट मारे, कुछ उसने हवा में शॉट मारे। मतलब जिस जगह पे गोल हुआ वहीं पर ही वो डॉट्स जले हुए थे। कितनी देर के लिए आई होगी ये पिक्चर उसके शॉट लेने से पहले? 5, 6, 7, 8, 10 सेकंड के लिए मुश्किल से, कुछ सेकंड्स के लिए आई थी। लेकिन कुछ सेकंड में ना मुझे उसके इंटरनेशनल करियर पता चल गया था कि जब वो मुल्क के लिए खेलता है, लीग्स नहीं, जब वो मुल्क के लिए खेलता है तो उसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड क्या है। कुछ 5 से 10 सेकंड के अंदर ये बात पता चल गई थी मुझे। और मुझे फौरन से एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि ये क्यों आया है फाइनल में, ये हिट करने क्यों आया, बाकी के 10 में से कोई क्यों नहीं आया। तो मुझे फौरन पता चल गया सबसे अच्छा यही होगा, मास्टर होगा, इसका सक्सेसफुल रेशियो ज्यादा होगा जब ये। और अब मैं एक्सपेक्ट करने बैठ गया कि ये गोल करेगा नहीं करेगा, सिर्फ डेटा के ऊपर। और आजकल तो डेटा एनालिसिस का दौर है, आजकल तो डेटा का ही दौर है सारा। तो ये सब्जेक्ट ना अपन लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। ये सब्जेक्ट बहुत शानदार सब्जेक्ट है अगर हमें ये समझ में आ जाए। आसान बिल्कुल भी नहीं है ऑफ कोर्स। इसमें मास्टर्स होता है, आपको पता है स्टैट्स में मास्टर्स होता है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स होता है। जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स होता है ना वो अच्छा सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम इस पढ़ेंगे, हम सीए में पढ़ रहे हैं, हम इसमें मास्टर्स नहीं कर रहे, तो हमारे लिए तो कुछ थोड़ा लेवल कम है, लेकिन फिर भी सीए में है भाई। तो सीए में बहुत सारी चीजें डिटेल में होती हैं, सारी चीजें। मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ बता के रहा हूँ कि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से पास नहीं होगा ये। तो वो कर लेंगे हम इंशाल्लाह ताला, मैंने, हमारा काम ही यही है। आप मेहनत करने के लिए तैयार है नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझे मेरी बात बेटा? अब मैं आपको स्टैट्स की पहली बार डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ 50 मिनट बाद। लिखिए डेफिनेशन, अब सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा। ओह कुछ बच्चे ऑनलाइन भी बैठे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको मेरी आवाजें आ रही हैं? देर से पूछ रहा हूं मैं आपसे, लेकिन आपकी आवाज आ रही है मेरी? यस। समझ में आ रहा है आप जवाब? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। लिखिए बेटा स्टैट्स की डेफिनेशन। एक अच्छा रजिस्टर बनाइएगा, फेयर रजिस्टर बनाइएगा। सिर्फ स्टैट्स का ही काम होना चाहिए उसके अंदर, और कोई दूसरा काम मत कीजिएगा, ताकि आपके पास सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाए। लिखो बेटा स्टैट्स की डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ब्रांच ऑफ साइंस लिखें। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals statistics is the branch of science which deals with the collection, which deals with the collection, comma presentation, comma presentation, comma analysis, analysis की स्पेलिंग बताऊं? ANALYSIS, very good, comma analysis and interpretation of the data, and interpretation of the data, and then ड्राइविंग कंक्लूजन। ड्राइविंग कौन सा वाला? स्पेलिंग बताओ ड्राइविंग। DER वाला आएगा। DR वाला जो तो गाड़ी चलाने वाला होता है, DER वाले का मतलब होता है हासिल करना, डेरिवेशन वाला ड्राइविंग है ये। एंड ड्राइविंग DERIVING, एंड ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा, एंड ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। ये है स्टैट्स की डेफिनेशन बेटा। Statistics is the branch of science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of the data and then driving conclusion from the data. उर्दू में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डेटा को कलेक्ट करके किसी के सामने इस तरीके से पेश करना कि वो कम से कम टाइम में उससे से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सके और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर किसी डिसीजन पर पहुंच सके,
उसे हम लोग स्टैट्स का नाम देते हैं, और पूरा बोलो तो स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं उसे हम लोग। जवाब बेटा क्या कह रहे हो? डेफिनेशन बोल दी मैंने, दोबारा बोलूं? कुछ नहीं कह रहे, चलो मैं आगे। हेडिंग डालो बच्चे, टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। नो आई गॉट इट, ओके। टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स बेटा। टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। चश्मिश, तुमने इंटर कहाँ से किया? मेडिकल इंजीनियरिंग? मेडिकल से किया? कितनी परसेंटेज आई फर्स्ट ईयर में? कितनी थी? अभी कितनी है? चलो कह रहे, कोई मसला नहीं है, सीए में तो हो जाएगा एडमिशन। चलो लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स बेटा। नंबर वन, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव की स्पेलिंग बताऊं? DESCRIPITIV, वेरी गुड। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। नंबर टू है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंशियल की स्पेलिंग होती है INFRENTIAL, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। नंबर वन डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, नंबर टू इन्फ्रेंशियल। ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी नहीं समझा सकता, थोड़ा मुश्किल है समझाना, थोड़ी देर में समझाऊंगा। हेडिंग डालो डेटा की, डेटा की हेडिंग डालो। डेफिनेशन लिखो, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। लिखा बेटा? टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा। there are two types of data. Number one, primary data. नंबर टू बताओ, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और नंबर टू सेकेंडरी डेटा। हेडिंग डालो प्राइमरी डेटा। पता है प्राइमरी डेटा क्या होता है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट, आई लाइक यू एज वेल। इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, वो सब सेकेंडरी डेटा। वेरी गुड, वेरी वेल एक्सप्लेन, शाबाश बेटा, बोथ ऑफ यू, जबरदस्त बेटा। लिखो जरा प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन। फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा। फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा। फर्स्ट हैंड कलेक्शन यानी पहली बार खुद से आप कलेक्ट कर रहे हैं, आपने किसी का छापा नहीं, आप खुद से जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, खुद से जाकर मालूमात ले रहे हैं, ये आपके लिए कौन सा डेटा कहलाता है? प्राइमरी डेटा। फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, फुल स्टॉप। हो गया बेटा? और करके एक और डेफिनेशन लिख लो, सेल्फ कलेक्टेड डेटा। सेल्फ कलेक्टेड डेटा, सेल्फ कलेक्टेड डेटा इज कॉल्ड, सेल्फ कलेक्टेड डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। वो डेटा जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को हम लोग किसका नाम देते हैं बेटा? प्राइमरी डेटा का। मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी कि पेट्रोल पंप पे खड़ा हो जाओ जाकर, और हर गाड़ी कितना कितना फ्यूल फिल करा रही है उसको रिकॉर्ड करो। वो कौन सा डेटा था पता है? प्राइमरी था। वजह क्या है प्राइमरी डेटा होने की पता है? क्योंकि हमने खुद से कलेक्ट किया था। मैं अगर आपकी क्लास में एक एक बच्चे से पूछूं ना, बेटा नाम बताओ, अपना फादर नेम बताओ, अपनी हाइट बताओ, एज बताओ, सेल नंबर बताओ,
और एक पीस ऑफ पेपर पे मैं लिखता रहा हूं, तो डेटा कहलाएगा मेरे पास। कोई पूछेगा ये क्या है, मैं बोलूंगा डेटा है भाई ये। तो वो डेटा कौन सा डेटा होगा? प्राइमरी डेटा। क्यों होगा प्राइमरी डेटा पता है? क्योंकि वो मैंने खुद से कलेक्ट किया है, वो मैंने खुद से कलेक्ट किया है। मैं बाहर निकला, कोई टीचर बोले यार हमने सुना है तुमने AA6 के बच्चों से डेटा लिया है, कोई उनके नाम वगैरह पूछे। मैंने बोला जी सर पूछे। यार वो डेटा हमें भी दे दो, हमें भी जरूरत है उन बच्चों के से, वरना हम पूछेंगे दोबारा टाइम वेस्ट होगा, मसला होगा, आप दे दो हमें। मैंने कहा सर ले लें, कोई मसला ही नहीं है, फोटो स्टेट करा लें। अब वो जो डेटा मैंने उनको दिया, वो डेटा उनके लिए वो नहीं है, प्राइमरी नहीं है उनके लिए। क्यों? वजह बताओ क्यों प्राइमरी नहीं है? क्योंकि वो उनकी कलेक्शन नहीं है भाई। वो उनके लिए क्या होगा बेटा? सेकेंडरी डेटा। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी आज न्यूज चैनल देख रहे हो ना, एयर वाई, जियो वियो, जितने भी हैं, ये सब 2000 के बाद से आना शुरू हुए। 2000, 2001, 2002 ऐसे आना शुरू हुए। 92 का वर्ल्ड कप 2000 से पहले हुआ होगा यकीनन। आज जियो सुपर या कोई और सा जो स्पोर्ट्स चैनल है, जब वो 92 के वर्ल्ड कप की झलकियां दिखाता है, हाइलाइट्स दिखाता है, तो वो एक चीज लिखता है, पता है क्या? कर्टेसी पीटीवी। क्या मतलब हुआ इसका पता है? वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी अपनी नहीं है, हमने ये पीटीवी से लिए है ये। अगर वो ये ना दिखाए ना तो फंस जाए बहुत बुरे, कि आपने हमारी मिल्कियत को अपना कैसा शो कर दिया। तो दिखाते ही है, अक्सर जगहों पर ऐसा होता है। तो कर्टेसी आपको देनी पड़ती है भाई, किसी और की कलेक्शन है, हमारी नहीं है ये एथिक्स भी है, एथिकल भी है, और ये लीगल भी है भाई, कि आपको शो करना ही करना है। वरना आप किसी और के डेटा पे काम करते हो, आप पे केस कर सकता है कि आपने मेरी कलेक्शन को अपना कैसा बोल दिया। तो इसका मतलब क्या बेटा? वो डेटा जो हम खुद से कलेक्ट करते हैं ना, वो डेटा हमारे लिए कौन सा डेटा कहलाता है? प्राइमरी डेटा कहलाता है। हेडिंग डालो, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा पता है? जराए, शाबाश शाबाश, जबरदस्त। जरिए, जराए, यानी किन किन चीजों के जरिए, किन किन तरीकों से बेटा आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा बोलते हैं। मैं लिखवाऊंगा तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। नंबर 1 इंटरव्यू, है ना? इंटरव्यू प्राइमरी होता है। वजह बताओ आप कैसे एक्सप्लेन करो। इंटरव्यू के अंदर सर एक बंदा बैठा हुआ होता है, और उसके सामने एक या एक से ज्यादा लोग बैठे होते हैं, जो इससे सवाल पूछ रहे होते हैं और ये जवाब दे रहा होता है डायरेक्ट। तो पूछने वाले डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना, जी अपना नाम बताइए, आप कहाँ पैदा हुए, अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। जैसे जर्नलिस्ट किसी सेलिब्रिटी से इंटरव्यू ले रहा है, सर कहाँ पैदा हुए सर, पहली मूवी कौन सी की थी सर, फिर उसके बाद क्या किया क्या किया। अब वो इंटरव्यू उसने पूरा लिया, तो इंटरव्यू के जरिए उसने कौन सी कलेक्शन की? उससे प्राइमरी। उस इंटरव्यू को अखबार में छाप दिया तुमने और मैंने भी पढ़ लिया, तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए सेकेंडरी कहलाएगा। शाहरुख खान का इंटरव्यू लिया, जिस जर्नलिस्ट ने लिया उसके लिए प्राइमरी है, उसने अखबार में छाप दिया, अब वो जो बातें उसको पता थी वो हमें भी पता चल गई। तो लेकिन वो हमारे लिए प्राइमरी कलेक्शन नहीं है, वो हमारे लिए कौन सी कलेक्शन होगी? सेकेंडरी कलेक्शन होगी हमारे लिए। ये जो कह रहे थे ना कि न्यूज़पेपर से देख के ले लिया, सब कुछ कर लिया, वो सेकेंडरी डेटा होगा हमारे लिए। तो इंटरव्यू के जरिए हमेशा आपको कौन सा डेटा मिला करता है? प्राइमरी डेटा मिला करता है। दूसरा पॉइंट लिखो, इन्वेस्टिगेशन। बताओ क्या मतलब हुआ इन्वेस्टिगेशन का? तहकीकात जो है ना वो रिसर्च को बोलते हैं, कुछ और होता है इसका। अगर मैं ट्रांसलेशन बताऊं ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊं, तो तफ्तीश करना होता है। तफ्तीश, रिसर्च नहीं, तफ्तीश। तफ्तीश, रिसर्च तो कोई चीज होती है कि भाई देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, वो एक अलग चीज है। तफ्तीश करना जो पुलिस करती है, पुलिस को रिपोर्ट हुआ सर वहां वहां फला फला जगह चोरी डकैती हो गई, पुलिस जाती है पूछती है जी कितने लोग थे, कितना सामान लेकर गए, उनके चेहरे कवर्ड थे या नहीं थे, आपसे सारी चीजें पूछ रही होती है। कोई क्लू मिलता है, किसी दूसरी जगह पे जाके छापा मारती है, लोगों को पकड़ती है, ऐसा ही होता है। तफ्तीश करती है पूरी पुलिस जो है ना, पूरी की पूरी प्राइमरी कलेक्शन कर रही है, पूरी रिपोर्ट बनाती है, केस बनाती है, जज साहब के सामने रख देती है मुलजिमों को पकड़कर। अब जज साहब को भी पता चल गया, ओहो चोरी हुई थी, फला फला तारीख को हुई थी, इतने लोग थे, पूरी रिपोर्ट उनके सामने होती है। लेकिन क्या वो जज साहब के लिए प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है? क्यों सेकेंडरी होती है? वो तो अपनी सीट से उठे भी नहीं है सर, उनको पूरी चीजें बैठे बैठे मिल गई। कलेक्शन किसकी थी? पुलिस की। तो पुलिस के लिए वो कौन सी है? प्राइमरी है। और जो उसको पढ़ रहा है उसके लिए वो कौन सी है? सेकेंडरी। तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन के जरिए भी हमें कौन सा डेटा मिला करता है? प्राइमरी डेटा मिला करता है। अगली चीज है सर्वे। लिखो सर्वे। सर्वे क्या होता है? सर्वे की एग्जाम्पल दो कोई, मैंने भी दी थी अभी कुछ। मैं एग्जाम्पल दूं, सेंसस।
सेंसस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सर्वे। डोर टू डोर जाकर एक एक बंदे से पूछना, कलेक्शन करना, तो वो आपके पास क्या कहलाता है बेटा? सर्वे। सर्वे दो होते हैं, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक सर्वे भी होता है कि आपने मेल कर दिया और लोगों से पूछ लिया सब चीजें आपने। सर्वे डोर टू डोर जाकर आपने लोगों से चीजें पूछी और उसको पूछने, जैसे ये जो गवर्नमेंट करवा रही थी सेंसस, गवर्नमेंट खुद से डेटा कलेक्ट कर रही थी। मुझे आज पता है 24 करोड़ आबादी है, सिंध की इतनी है, कराची की इतनी है, सारी चीजें मालूम कर सकता हूं मैं, लेकिन वो सारी की सारी मेरी कलेक्शन नहीं है, मैं नहीं गया। मेरे लिए वो कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी। गवर्नमेंट ने सेंसस कराया है, गवर्नमेंट के लिए वो डेटा कौन सा होगा? सारा का सारा प्राइमरी डेटा होगा। गवर्नमेंट ने उसको प्रोसेस करके इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, हमने वहां से डाउनलोड कर लिया, हमारे लिए सेकेंडरी होगा। समझ में आ गई मेरी बात बेटा यहाँ तक? तो सर्वे के जरिए भी आपके पास जो डेटा मिलता है वो प्राइमरी डेटा होता है। अगली है बेटा क्वेश्चनर। देखो क्वेश्चनर, क्वेश्चनर कैसे लिखोगे? क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर वाला क्वेश्चन, और आखिर में NAIRE, एन पे खत्म होगा, दोबारा एन से शुरू कर दो, NAIRE, यानी डबल एन आएगा, QUESTIO क्वेश्चनर। किसी को पता है क्वेश्चनर क्या होता है? पता है, लाजमी पता है। क्वेश्चनर अक्सर आता है जब हम किसी अच्छी जगह पे पढ़ते हैं ना, या हम किसी जगह अच्छी जगह खाने पर जाते हैं, तो वो हमें एक पीस ऑफ पेपर लाकर देता है जिसके ऊपर कुछ सवालात लिखे हुए होते हैं। हमारा खाना कैसा था, एवरेज, गुड, बेस्ट, वर्स्ट, ऐसा होता नहीं होता? हमारी सर्विसेज कैसी थी, इसको कुछ लोग इवैल्यूएशन फॉर्म भी बोलते हैं, है ना? कुछ लोग जो है वो क्वेश्चनर बेसिकली कहलाता है, क्वेश्चनर है अ पीस ऑफ पेपर जिस पर कई सारे सवालात लिखे होते हैं, नीचे ऑप्शन होते हैं, गुड, एवरेज, बैड, वर्स्ट के ऑप्शन होते हैं, या दूसरे किस्म के ऑप्शन होते हैं। ये क्वेश्चनर होता है। मुंह बंद करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर मुंह से क्वेश्चन पूछते, इंटरव्यू होता। इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते, तफ्तीश कर रहे होते, वो इन्वेस्टिगेशन होती। डोर टू डोर जाकर पूछ रहे होते, सर्वे होता। एक ही जगह पर अपने रेस्टोरेंट में लोगों को बुलाकर उनको दे रहे हैं क्वेश्चनर और उनसे टिक करवा रहे हैं, ये क्वेश्चनर के जरिए डेटा कलेक्ट हो रहा है, इसे क्वेश्चनर बोलते हैं हम लोग। डन हो गई बात? इसके बाद ये सीसीटीवी लगे हुए, इन चीजों के जरिए कौन सा डेटा मिलता है? हमेशा आपको कौन सा बताओ ना? प्राइमरी। जिन्होंने लगाया वही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना खुद से, किसी से पूछ थोड़ी रहे, खुद ही कैमरे लगा के खुद ही नीचे बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं क्या हो रहा है क्लास के अंदर। प्राइमरी डेटा। कितने बच्चे बैठे हुए क्लास के अंदर भी बैठ के देखकर बता सकते हैं आपको ये, कौन सा टीचर क्लास में पढ़ा रहा है भी देखकर बता सकते हैं आप ये, प्राइमरी डेटा। तो इन तमाम चीजों के जरिए जो डेटा मिला करता है ना बच्चों मेरे, वो कौन सा डेटा मिला करता है? प्राइमरी डेटा। डन बेटा। आखिरी डेफिनेशन आज की, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा। अभी कोई और क्लास है मेरी बात? तब तक है ये छुट्टी? चलो डालो हेडिंग बेटा सेकेंडरी डेटा की। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स, data collected from any source other than primary sources. Data collected from any source other than primary sources. किसी को मतलब समझ में आया इसका? क्या समझा? प्राइमरी सोर्सेस के अलावा अब किसी भी तरह, प्राइमरी सोर्सेस के अलावा अब किसी भी तरह डेटा कलेक्ट किया जाए वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन प्राइमरी सोर्सेस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। लिख लिया बेटा? हेडिंग डालो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। डाली हेडिंग बेटा? लिखो सोर्सेज में क्या लिखोगे? टीवी, टेलीविजन यानी रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, इंटरनेट। इंटरनेट बोलकर सब कुछ कवर कर दिया मैंने, है ना? अब वो व्हाट्सएप आ जाए, गूगल आ जाए, इंस्टाग्राम आ जाए, सारी चीजें कवर कर दी इंटरनेट बोलकर। डन। इसके अलावा बिलबोर्ड्स, बताओ बिलबोर्ड्स क्या होते हैं? बड़े बड़े साइन बोर्ड्स नहीं लगे होते बाहर, अल करम 70% डिस्काउंट, गुल अहमद, फिरदौस की लॉन, है ना? इस किस्म के जो बाहर बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, ये सब सेकेंडरी डेटा है। हैंडबिल्स,
हैंडबिल्स क्या होते हैं? पम्फलेट्स जो होते हैं, जो पाए जाते हैं, हैंडबिल्स कहलाते हैं ये। हैंडबिल्स के जरिए भी सेकेंडरी डेटा मिलता है। और बताओ बुक्स के जरिए कौन सा डेटा मिलता है? बुक्स के जरिए सेकेंडरी, हमारी कलेक्शन थोड़ी होती, हम बुक किसी और की कलेक्शन है, उसने पब्लिश कर दिया हमारे लिए, वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा होता है। ऑल द पब्लिश डेटा इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। समझ में आई रही बात बेटा यहाँ तक? बस रिपीट करेंगे अब हम अपनी बातें सारी। चलो बताओ, स्टैट्स की डेफिनेशन बताओ, क्या बताओगे? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, गलत हो रहा है तो होने देना, कोई मसला नहीं है, मैं हूं ना सही करने के लिए। तुम सिर्फ बोलो बस, और कुछ मत करो। बोलो स्टैट्स की डेफिनेशन। डेटा को कलेक्ट कर, इंग्लिश में नहीं बोलो, उर्दू में बोलो। डेटा को कलेक्ट करके किसी के सामने इस तरीके से पेश करना और उसकी बेसिस पर किसी, मैंने आपसे बोला था ना मेरा वादा है, मैं निकलूंगा तो आपको याद करवा के जाऊंगा। शाबाश। स्टैट्स की दो टाइप्स बताओ मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये स्टैट्स की दो टाइप्स हैं। वेरी गुड। देखो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, आप गलत बोल रहे थे ना तो मैंने कुछ बोला, मैंने कहा बोल लो फिर बात करते हैं। स्टैट्स की दो टाइप्स होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। शाबाश। मैंने नहीं बताई क्या होती है, है ना, छोड़ने भी बता भी नहीं सकते। डेटा बताओ, किसी को कोई पूछेगा डेटा क्या होता है तो क्या बताओगे? वेरी गुड वेरी गुड। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग किसका नाम देते हैं बेटा? डेटा का। फैक्ट्स और फिगर्स कोई पूछे क्या होता है तो क्या बोलोगे? सर जो ट्रुथ्स होते हैं ना, हकाइक होते हैं, एज इट इज, अपने इर्द गिर्द ही दिखा देना। सर जैसे बोर्ड व्हाइट कलर का है, आज ट्यूसडे, ये फैक्ट है सर। इस रूम में 6 पंखे लगे हुए हैं, 5 पंखे लगे हुए हैं सर, फैक्ट है, इन टर्म्स ऑफ नंबर है तो फिगर्स है। इनकी कलेक्शन को हम लोग किसका नाम देते हैं? डेटा का। डेटा कितने होते हैं? दो तरह के। पहला कौन सा? वेरी गुड, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? परसेंट, जो हमारी खुद की कलेक्शन होती है। वेरी गुड। और सेकेंड, और सोर्सेज क्या होती है? इंटरव्यू, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे, क्वेश्चनर, ये सब प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा बताओ क्या होता है? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? सेकेंडरी डेटा। एग्जांपल्स बताओ, रिसोर्सेज बताओ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। खुशी हुई मुझे आप लोगों से मिलकर, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, अल्लाह ने हमारे इल्म में इजाफा फरमाया अल्लाह ताला, तो आपको भरपूर फायदा होगा। आखिरी बात का जवाब मिनट है मेरे पास। ऑनलाइन वाले बच्चों, अल्लाह हाफिज बेटा आपसे।